So my dear students, let us now start with our lecture number 4. यहाँ तक के हम लोग ने जो पढ़ रखा है अभी तक के, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन वाला पार्ट किया. इसके बाद हम वाटर लॉगिंग वाले चैप्टर पे आए, है ना. और वाटर लॉगिंग वाले चैप्टर में हमने ये समझा कि वाटर लॉगिंग क्या होती है, वाटर लॉगिंग के कॉजेज़ क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वाटर लॉगिंग के. इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि वाटर लॉगिंग से प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती है, स्पेशली सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से. और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए जो रेमेडियल मेजर होता है लीचिंग, वो देखा. इसके अलावा लीचिंग से रिलेटेड हमने एक्सप्रेशंस भी देखे, किस तरीके से लीचिंग की जाती है, रिलेटेड एक्सप्रेशंस ऑल्सो. ठीक है. वर्कबुक में एक क्वेश्चन भी था लीचिंग से रिलेटेड, वो जो है आपको एक होमवर्क दिया था मैंने. तो सबसे पहले आई थिंक हमें वो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था लीचिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं. और इसके बाद फिर हम आएंगे हमारे इस क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर टॉपिक पे. क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के हिसाब से पढ़ा जाएगा. ठीक है. चलिए वर्कबुक ओपन करिए. वर्कबुक अब आपको मिल चुकी है, तो वर्कबुक देखिए. वर्कबुक में जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. पूरी वर्कबुक हम लोग यहीं पे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे. अच्छा, और अगर कोई भी डाउट है तो जब तक हमारा वो जो चैट वाला प्लेटफॉर्म है वो बन रहा है अभी, तो बिल्कुल प्रॉपरली जैसा एक प्लेटफॉर्म होता है चैट वगैरह के लिए, वो सब वैसा सब बन जाएगा. बट मीनवाइल वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई डाउट आए भी ना, और वैसे भी कुछ आया नहीं है डाउट वगैरह, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे मेल कर सकते हैं. आप मुझे मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू sagar@madeeasy.in. ठीक है, sagar@madeeasy.in. इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं मुझे, और आपके क्वेरीज का आंसर मैं जो है दे दूंगा. जनरली मैं मेल्स का रिप्लाई जो है रात में करता हूँ. ठीक है. और रात में 10 से 10:30 के बीच में, तो उस समय के आसपास जो है आपको रिप्लाईज मिला करेंगे. ठीक है. ऑल राइट. देखिए क्वेश्चन नंबर 3. Determine the total quantity of water required for a crop with a consumptive use of 55.5 mm ECI. ECI यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर. ECI यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर, that is 1.5 millimole per centimeter. And ECS, we know what is ECS, electrical conductivity of saturated soil extract, right? हम जानते हैं इस चीज़ को. और ये है 10 मिलीमो पर सेंटीमीटर. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव में. हमसे पूछा गया है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप. टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डेप्थ के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमसे पूछा गया है भाई बताइए कि आपका डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड कितना है, DI पूछा गया है. ये टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप. एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए जो आपने इरिगेशन वाटर की डेप्थ डाली है उसमें से एक पार्ट क्रॉप की ग्रोथ में यूटिलाइज हो गया, जिसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया CU से, और कुछ पोर्शन जो है वो ड्रेन आउट हो गया लीचिंग से, तो वो है डेप्थ ऑफ ड्रेन्ड वाटर फ्रॉम द फील्ड. सो इस तरीके से हम क्या लिख रहे थे, हम ये भी लिख रहे थे कि DI इज इक्वल टू CU प्लस DD, और या फिर हमने रिप्लेस कर दिया था DD को किससे, DI माइनस CU से, है ना. तो ठीक है, लीचिंग रिक्वायरमेंट का एक्सप्रेशन होता है, हम जो हमारे काम का पोर्शन है उसको ले लेते हैं. लीचिंग रिक्वायरमेंट इज 1 माइनस CU बाई DI इंटू 100. आई डोंट थिंक सो इंटू 100 लेने की ज़रूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि वो तो दोनों तरफ से हट जाएगा, तो उसको हटा देते हैं. सो 1 माइनस CU बाई DI इज इक्वल टू ECI इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल एक्सट्रैक्ट. ठीक है. तो यहाँ से देखिएगा ये क्या है, 1 माइनस कंजम्पटिव यूज वी डू हैव 55.5 mm, DI वी डोंट हैव, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज 1.5 मिलीमो पर सेंटीमीटर, divided by twice of electrical conductivity of saturated soil extract, again millimole per centimeter, यूनिट हो गया कैंसिल. अब आपको ये DI मिल जाएगा mm में.
ठीक है ना। तो DI आपका आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 60 mm, मतलब डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर 60 mm। अगर आपसे पूछा जाए कि लीचिंग में कितना पानी गया, तो लीचिंग में 60 mm माइनस कंजम्पटिव यूज इज इक्वल टू 4.5 mm, वो हमारा लीचिंग में चला गया, वो डेप्थ हमारी लीचिंग में कंज्यूम हो गई। इस तरीके से लीचिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर पे। लेट अस कम टू द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। In the quality of irrigation water, we have to see various points. Let us discuss point wise. The first things first, कि जो पानी इरिगेशन में जाता है, जो पानी इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, उसका pH कितना होना चाहिए। As per our IARI recommendations, इसका pH होना चाहिए 6.5 से लेकर के 8.4 के बीच में, 6.5 से लेकर के 8.4 के बीच में। ये मोटा मोटी वही रेंज है जो हमारे पीने के पानी के लिए भी होती है, मतलब जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर की एग्जैक्टली वो नहीं, वो अपन एनवायरनमेंट में देखेंगे वो कितनी होती है। लेकिन बात समझिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक पानी या बहुत ज़्यादा बेसिक पानी, दोनों ही तरीके का पानी जैसे हमारे लिए ख़राब है वैसे ही प्लांट्स के लिए भी ख़राब है। प्लांट्स को भी उसी रेंज में पानी चाहिए रहता है, ना ही बहुत ही ज़्यादा एसिडिक भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक भी नहीं। 6.5 से 8.4 की एक ऑप्टिमम रेंज दी जाती है प्लांट्स के लिए। दूसरा, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स यानी कि TDS, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, जिसको हम लोग कहते हैं TDS। सो TDS शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2000 मिलीग्राम पर लीटर। TDS कॉन्सेंट्रेशन, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिजॉल्व्ड सॉलिड्स में सब चीज़ें आती है, जैसे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो जो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, जैसे TDS बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है, वैसे ही बहुत ज़्यादा TDS प्लांट्स के लिए भी हानिकारक होता है। क्योंकि जब हम जैसे सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट भी तो पानी में TDS ही तो जनरेट करता है। अब सॉल्ट क्या करता है, इन जनरल सॉल्ट ही मेजॉरिटी ऑफ द TDS कंप्राइजेज ऑफ सॉल्ट ओनली, और सॉल्ट ही पानी में प्रॉब्लम कॉज करता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पानी में बहुत ज़्यादा अगर सॉल्ट होगा तो सॉइल में वो क्या क्या कर सकता है वो हमने देख भी रखा है, इजंट इट। तो ठीक है, इसके बाद एक तीसरा टर्म आता है, उसको कहते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो इज इन शॉर्ट SAR, SAR। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो की वैल्यू निकाली जाती है इस तरीके से, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रूट ओवर कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। ऐसे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो की वैल्यू दी जाती है। क्या है इस टर्म का इंपॉर्टेंस और क्या है इनके यूनिट्स, इनको समझिए। इस टर्म का इंपॉर्टेंस दोस्तों ये है कि ये टर्म SAR represents, what does it represent? Represents relative proportion of sodium ions. Relative proportion, not an absolute quantity. No, no, no. It does not tell you an absolute quantity of sodium ions. It tells you a relative proportion of sodium ions. Relative proportion of sodium ions, Na positive ions. So that is the importance of sodium absorption ratio. Relative with respect to what? Relative with respect to the other two in majority. Actually पानी में, नेचर के पानी में 3 तरह के आयंस सबसे ज़्यादा होते हैं, सोडियम के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। ये होते हैं मेजॉरिटी में प्रेजेंट, और इन तीनों में भी सोडियम की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और बाकी होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सोडियम कितना है विथ रिस्पेक्ट टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का जो यूनिट है वो क्या है, देखिए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल 3 आर इन द यूनिट्स ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बात एक ही है। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बोला जाए, मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बोला जाए, एक ही बात है। कैसे निकालते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में? आपको यूजुअली एग्जाम में क्या होगा, आपको यूजुअली एग्जाम में मिलीग्राम पर लीटर में वैल्यूज दी होंगी।
आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। हाउ वुड यू कन्वर्ट इट, लेट्स सी। मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला ऐसा होगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर ऑफ सोडियम, मिलीग्राम पर लीटर ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर or you can say the equivalent weight of sodium, because molecular weight or equivalent weight of sodium are same because the valency is simply 1. अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट एंड ऑल, तो या तो पहली चीज़ मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला चीज़ YouTube में मेड इजी के चैनल पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बेसिक वाला जो है पोर्शन, उसकी वीडियो हमने डाल रखी है, YouTube चैनल में है, तो या तो वो देख लीजिए, 45 मिनट के आसपास की वीडियो है। वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा। वो आइडिया पूरा डेप्थ में नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हो यूट्यूब की ऑडियंस के लिए बनाना है, तो अगर यूट्यूब की ऑडियंस के लिए उसको डालना है, बनाना है, तो हमें उस लेवल पे ही बताना पड़ेगा जिस लेवल पे वो लोग समझ सकें। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसमें जनरल केमिस्ट्री की बात की जाती है, तो ऐसे में जो जनरल समझ सके उस तरह की केमिस्ट्री, तो वो तो अभी के लिए आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर पूरी डेप्थ में अगर आपको समझना है और पूरा अच्छे से इसको अप्लाई करना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है। अगर आप CTQ के स्टूडेंट हैं तो CTQ का पहला लेक्चर आप देखेंगे और दूसरा देखेंगे। पहले और दूसरे लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है CTQ में, या फिर आप क्लास में, जब ये रेगुलर क्लास होगी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो स्टार्टिंग की क्लासेस में हम इसी तरह की केमिस्ट्री से डील करेंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं जहाँ से आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग में इतने फॉर्मूले से अपना काम बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आगे देखिए, मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम Ca2+ इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, दैट इज 20 ग्राम्स। इसको एज इट इज़ आप याद रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए अगर सॉल्व करना है, इसकी बहुत डेप्थ में जाते हैं, ये बताने में सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को बताने में, एक्सप्लेन करने में वी स्पेंड अराउंड 2 आवर्स, और ये चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि ये एक बार बता दी तो ख़त्म हो गया। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये थोड़ा सा बताने के बाद फिर ये बढ़ता चला जाता है, ये कोएगुलेशन, उसके बाद फिर फ्लॉक्यूलेशन, फिर उसके बाद फिर डिसइंफेक्शन, हर जगह ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है ये यूज़ होता चला जाता है। तो वहाँ पे अपन प्रैक्टिस भी बहुत कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो अभी के लिए आप यहाँ पे बस ऐसे फॉर्मूले वाइज समझिए, बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम divided by 24/2, that is 12 ग्राम, that is the equivalent weight of magnesium। इस तरीके से मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तब जाके आपको SAR वैल्यू मिलेगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़, सोडियम एब्सॉर्प्शन रेशियो इज नॉट टेलिंग यू एन एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, it is telling you the relative proportion of sodium ions with respect to calcium and magnesium ions, with respect to calcium and magnesium ions, ठीक है। चलो, अब सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बेसिस पे जो वैल्यू आती है ना, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है पानी को, क्लासिफिकेशन किया जाता है पानी का, किसका, इरिगेशन वाटर का, जिससे हम इरिगेट कर रहे हैं उसको क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू 10 से कम और 0 या उससे ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे इक्वल टू साइन होता है, कहाँ पे नहीं होता है, बहुत सारी किताबों में गलती होती है, वो आपको सही करनी है, आपको यहाँ पे सही से समझना है। क्लासिफिकेशन S1 कहते हैं इसे, S1 मतलब रिलेटिवली सोडियम कम है, हम कहेंगे इसको लो सोडियम वाटर। मैं बोल रहा हूँ रिलेटिवली सोडियम कम है, मैं ये नहीं बोल रहा सोडियम कम है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि नहीं है, ये रिलेटिव की बात हो रही है, मैं नहीं कह रहा सोडियम कम हो गया, मैं कह रहा हूँ रिलेटिवली सोडियम कम है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हुम, विथ रिस्पेक्ट टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सिमिलरली सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो अगर 18 से कम और 10 या उससे ज़्यादा होता है तो इसको कहते हैं S2 यानी कि मीडियम सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, ठीक। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 26 से कम है और 18 या उससे ज़्यादा है तो इसको कहते हैं S3, दैट इज़ हाई सोडियम वाटर,
और अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो 26 या उससे ज़्यादा है तो हम कहते हैं इसे S4 यानी कि वेरी हाई सोडियम वाटर। ठीक, इस तरीके से 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग सोडियम वाटर को। ठीक है, तो लो सोडियम, मीडियम सोडियम, हाई सोडियम एंड वेरी हाई सोडियम वाटर। ऐसा करने का रीज़न क्या है, बात समझिए। अब मैं आता हूँ एज पर IARI रिकमेंडेशंस। एज पर IARI रिसर्चेस के बाद ये पाया गया कि अगर S1 कैटेगरी का पानी है आपके पास तो इट इज़ बेस्ट सूटेड अमंग ऑल, मतलब इन सब के कंपैरिजन में S1 इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर इरिगेशन पर्पसेस। ये बेस्ट सूटेड फॉर इरिगेशन पर्पसेस है। कौन सा विल बी वर्स्ट फॉर इरिगेशन पर्पसेस, जिसमें रिलेटिवली सोडियम बहुत हाई है, क्योंकि सोडियम बहुत न्यूसेंस प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है वो हमने देख रखा है, ठीक है ना। तो S4 विल बी नॉट यूज्ड फॉर इरिगेशन, नॉट यूज्ड फॉर इरिगेशन। ये रिलेटिव है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए रिलेटिवली सोडियम बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का क्लोराइड, सोडियम सल्फेट सब ज़्यादा होंगे। सोडियम इन जनरल नेचर में हर फॉर्म में पाया जाएगा। अगर रिलेटिवली सोडियम कम है तो हर फॉर्म का सोडियम कम है। ऊपर से उसका एक फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा न्यूसेंस कॉज करता है, वो है ब्लैक अल्कली यानी कि Na2CO3, जो हम पिछले लेक्चर में देखे। तो Na2CO3 causes a lot of trouble, right? Because it does not dissolve properly. It requires gypsum also, right? So इसी वजह से it is not used for irrigation if it is S4. अगर S2 या फिर S3 होगा तो it can be used for irrigation but along with leaching. बट आपको क्या करना होगा, आपको साथ ही साथ आपके सॉइल में लीचिंग करवानी होगी। मतलब आपको बचे हुए जो भी सॉल्ट होंगे, मतलब आप अगर मान लो कॉन्स्टेंटली मान लो S2 से इरिगेट करते हो तो थोड़ा बहुत सॉल्ट अक्यूमुलेट होगा सिस्टम में, तो आपको फिर गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर से लीचिंग करते हुए इस S2 को अप्लाई करना होगा। तो उसको हटाना भी पड़ेगा और ये आसानी से हट जाएगा क्योंकि रिलेटिवली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम वाले सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। लेकिन सिर्फ इसी से जजमेंट लेना पॉसिबल नहीं है कि हम किस पानी को इस्तेमाल करें। इसी कारण जो बेस्ट तरीका है, जो एब्सोल्यूट वे है, इज टू नॉट फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोपोर्शन बट द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। एंड देयरफॉर देयर इज फोर्थ पैरामीटर, और फिर हम थर्ड और फोर्थ को साइमल्टेनियसली देखेंगे। जो फोर्थ पैरामीटर है दोस्तों, दैट फोर्थ पैरामीटर इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इरिगेशन वाटर की होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ सोडियम एटम नहीं होगा, उसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और अलग अलग जो भी एनायंस भी होंगे वो भी होंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि EC को मेजर करने के लिए हम करते हैं एक टेस्ट जिसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट। इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट। बड़े सिंपल से वाटर टेस्टर होते हैं, उसमें हम वाटर टेस्टर में डालते हैं वाटर टेस्टर को डालते हैं हमारे सैंपल में, और सैंपल में जब वाटर टेस्टर डाला जाता है तो वो कंडक्टिविटी अपने डिस्प्ले में शो करता है। इसका टेम्परेचर फिक्स करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस बाय दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट। वाई सो? टेम्परेचर फिक्स किस लिए करना पड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस। is proportional to what? is proportional to mobility of ions, मतलब आयंस का मूवमेंट। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी ऑफ आयंस होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी, और मोबिलिटी ऑफ आयंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोबिलिटी ऑफ आयंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी एनर्जी उन आयंस के पास, उतनी ज़्यादा मोबिलिटी और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी वजह से हमें टेम्परेचर फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अगर वही सेम सैंपल की टेस्टिंग अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पे करूँगा, मान लो एक पानी है 25 पे, दूसरा पानी हमने रख दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर सैंपल भले ही सेम हो लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो आपको इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम मिलेगी। इसी वजह से हमें टेम्परेचर को भी फिक्स करना पड़ता है टू स्टैंडर्डाइज द थिंग्स।
Now based upon this electrical conductivity, which is not simply a measure of sodium, it is a measure of all the ions, again we can classify the irrigation water, and with the help of both of them we are able to tell which is actually the best suited irrigation water, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे देखिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है माइक्रोमो पर सेंटीमीटर। एट व्हाट टेम्परेचर? एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर दैट, ये खुद में एक सवाल है पीएससी का। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लासिफिकेशन। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पहला, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हमारी 250 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर से कम या जस्ट उसके बराबर भी है तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं एस C1, यानी कि लो कंडक्टिविटी वाटर। क्या क्लासिफाई करते हैं? लो कंडक्टिविटी वाटर। ओके। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 750 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर या उससे कम और 250 से ज़्यादा, ये है दूसरा क्लासिफिकेशन, इसको कहते हैं हम C2 यानी कि मीडियम। जस्ट लाइक द S1, S2, S3, S4, इसको क्लासिफाई करते हैं मीडियम कंडक्टिविटी वाटर। ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर मान लो 2250 या उससे कम और 750 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा C3, दैट इज हाई कंडक्टिविटी वाटर, हाई कंडक्टिविटी वाटर। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है 2250 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं C4, जो कि है वेरी हाई कंडक्टिविटी वाटर। इस तरीके से हम 4 कैटेगरीज में यहाँ पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जब ओवरऑल बोला जाता है कि कौन सा एक्चुअली में बेस्ट होगा, क्योंकि S1, S2, S3, S4 थोड़ा सा वेग तरीका है। इसलिए वेग है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करता है। क्या पता कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू कम आ जाए और हम बोले बेस्ट सूटेड हो गया, ये तो दिक्कत हो जाएगी। इसी कारण जो ओवरऑल बेस्ट सूटेड इरिगेशन वाटर होता है वो सिर्फ S1 नहीं होता, वो C1S1 होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी कम, मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम और रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम भी कम। जब दोनों ही होगा तो वो अल्टीमेटली द बेस्ट सूटेड इरिगेशन वाटर होगा। वर्स्ट कौन सा होगा? C4S4, मतलब उसमें वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोडियम का प्रोपोर्शन भी हाईएस्ट। तो वर्स्ट जो सबसे शुड नॉट बी यूज्ड, और यू कैन से द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर विल बी विच वन? दैट विल बी C4S4, isn't it? That will be the worst quality. तो आप समझ रहे हो हमें C और S दोनों चाहिए। अगर हमें बेटर वे में क्लासीफाई करना है तो सिर्फ ये सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो सफिशिएंट होता तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात ही नहीं आती। ये दोनों की इंपॉर्टेंस है। ये बताता है प्रोपोर्शनेटली सोडियम कितना है, ये बताता है एक्चुअल में टोटल कितना है। ये उसका एस्टीमेट है टोटल का, ये प्रोपोर्शनेटली सोडियम का एस्टीमेट है। अगर टोटल भी कम है और उस टोटल में सोडियम का प्रोपोर्शन भी कम है, वो बेस्ट है, इजंट इट? बेस्ट सूटेड फॉर इरिगेशन। और वर्स्ट, टोटल बहुत ज़्यादा और टोटल बहुत ज़्यादा में सोडियम भी बहुत ज़्यादा, तो वो वर्स्ट हो गया। इसी कारण ये दोनों चाहिए रहते हैं, दोनों के दोनों। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। बट आगे वाले 5th पॉइंट से पहले मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग अप्लाई करें और वर्कबुक का एक क्वेश्चन है उसको हम यहीं पे सॉल्व करें। ठीक है, वर्कबुक का एक क्वेश्चन है उसको यहीं पे सॉल्व करें। तो चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 जो है वो क्या होगा। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वर्कबुक का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लासिफाई द इरिगेशन वाटर। सोडियम 345 मिलीग्राम पर लीटर, 345 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 60 मिलीग्राम पर लीटर।
and magnesium ion concentration is 18 milligram per liter. ठीक, and electrical conductivity at 25 degrees Celsius is given as 250 micromole per centimeter. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसको किस कैटेगरी में. 250 अगर वैल्यू है तो 250 इंक्लूडेड है किसमें, C1 में. तो ये किस तरह का होगा, C1 तो होगा ही. बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द क्लासिफिकेशन इज डेफिनेटली C1 बिकॉज द वैल्यू इज 250. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो. तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो हो जाएगा सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब 345/23 डिवाइड बाय 23. ठीक है, ये होगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट में, डिवाइडेड बाय रूट ओवर कैल्शियम है 60/20 60/20 प्लस मैग्नीशियम कितना, मैग्नीशियम 18/12 24/2 डिवाइड बाय 2 ऐसा होगा. अब ये जो है ये है 345/23 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 60/20 इज व्हाट 3 है ना. तो ये हो गया 3 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 4.5/2 तो हो गया 2.25. रूट ओवर लोगे 1.5 आएगा. तो ऐसे करके ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 10, ये वैल्यू आएगी 10. अगर वैल्यू 10 आ रही है तो क्या क्लासीफाई करें, S1 की S2. अगर वैल्यू 10 है तो यहाँ पे देखिएगा इंक्लूडेड है 10 किसमें, S2 में इंक्लूडेड है. तो बेस्ड अपॉन दैट टेबल SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो पे बेस्ड हम कहेंगे ये है S2. सो व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन नाउ, द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस इरिगेशन वाटर विल बी C1S2. S2 C1 C1 S2 एक ही बात है. तो इस तरीके से हम इरिगेशन वाटर को क्लासिफाई करते हैं दोस्तों. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में यूनिट को रखेंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में. ठीक है, नॉट इन मिलीग्राम पर लीटर, डोंट कमिट दैट काइंड ऑफ मिस्टेक. ठीक है, ऑल राइट. इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे. नेक्स्ट फिफ्थ वन, 4 हो गए. पहला था pH, दूसरा TDS, तीसरा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो और चौथा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इनके बाद जो फोर्थ वन है दैट वन इज बोरॉन, बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन. फिफ्थ वन बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन. बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बोरॉन जो है दोस्तों वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. कहाँ पे होता है ये होता है प्रेजेंट इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से जब कभी भी हम अनट्रीटेड सीवेज या पार्शली ट्रीटेड सीवेज अगर मान लो है और उसको हमने रिवर में डाल दिया, उसी रिवर के पानी को फिर हम फील्ड में इस्तेमाल कर लिए, तो ऐसे में फील्ड में आएगा बहुत सारा बोरॉन. बोरॉन जो है इट इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक, इट इज़ टॉक्सिक फॉर प्लांट्स. व्हाई इज इट टॉक्सिक फॉर प्लांट्स, देयर इज अ रीज़न. बिकॉज बोरॉन जो है प्लांट के सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, सेल के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़े थे ना बचपन में, जैसे प्लांट सेल है, इसके ऊपर में इस तरीके की एक सेल वॉल भी होती है. तो बोरॉन क्या करता है, सेल वॉल को डैमेज करके ये अंदर जा कर के सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म दैट लिक्विड कलरलेस लिक्विड इनसाइड द सेल, तो ये सारी की सारी चीज़ों से वो रिएक्शन करके सेल को डिस्ट्रॉय करता है. इंडिविजुअल सेल डिस्ट्रॉय हुआ तो ऐसे में पूरा प्लांट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से. तो ऐसे में इसी वजह से बन जाता है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक फॉर द प्लांट्स. लेकिन बात समझिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में सिर्फ बोरॉन ही नहीं होता, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में बोरॉन के साथ साथ दोस्तों फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है. फिर मैंने पॉइंट में सिर्फ बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिखा, फॉस्फोरस क्यों नहीं लिखा? ऐसा इसीलिए क्योंकि फॉस्फोरस
इज नॉट टॉक्सिक फॉर प्लांट्स इन वेरी हाई प्रोपोर्शंस ऑल्सो। अगर फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शंस में भी रहेगा तब भी इट विल बी सर्विंग एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इट विल नॉट बी कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द प्लांट। इनफैक्ट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, रिलेट करिए जो आपने पढ़ रखा है उससे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये 3 की इंग्रेडिएंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये 3 की इंग्रेडिएंट्स NPK फर्टिलाइजर्स में मेक श्योर करते हैं कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकें। यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि फॉस्फोरस होता है फर्टिलाइज़र में की इंग्रेडिएंट, इसका मतलब फॉस्फोरस ज़रूरी होता होगा प्लांट्स के लिए, तभी होता है वो एक की इंग्रेडिएंट, इजंट इट? तो बात समझिए कि सोप्स एंड डिटर्जेंट से भले ही दोनों होते हैं, बोरॉन और फॉस्फोरस, लेकिन बोरॉन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को लिमिट रखते हैं, ठीक है? सो बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 2 मिलीग्राम पर लीटर बिकॉज वी नो दैट इट विल बिकम टॉक्सिक फॉर द प्लांट्स। तो बोरॉन की कॉन्सेंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे प्लांट्स के लिए 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होने पे ही वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो दैट इज़ द रीज़न। सो दीज आर द की थिंग्स। इसके अलावा नोट में आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दिस इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फॉर ऑब्जेक्टिव्स। क्या? अगर आपसे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन फील्ड में पूछा जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज Q इज द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, Q इज द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड एंड C इज द concentration of salt in the applied water, मतलब एक फील्ड है, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए पॉइंट बता रहा हूँ और कॉमन सेंस से आप बता भी दोगे। अगर Q जो है वो डेप्थ है, डिस्चार्ज नहीं, अभी फिलहाल के लिए डेप्थ है, बुक्स में डेप्थ लिखते हैं तो मैं भी वो इसी तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और C जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है C इन द अप्लाइड वाटर, ठीक है? उसके अलावा P इफेक्टिव क्या है? P इफेक्टिव इज द यूजफुल और इफेक्टिव रेनफॉल, यूजफुल और इफेक्टिव रेनफॉल। मैं यहीं से आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं जो आपको ध्यान रखना है, और वो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि आपको इफेक्टिव रेनफॉल की डेफिनेशन हाइड्रोलॉजी में और इफेक्टिव रेनफॉल की डेफिनेशन इरिगेशन में डिफरेंट मिलेगी। इफेक्टिव रेनफॉल इरिगेशन में वो रेनफॉल होती है which assists in the growth of the crops. Effective rainfall irrigation engineering में वो होती है which assists in the growth of the crops. Hydrology में effective rainfall की definition वो होती है which produces runoff, okay, which creates runoff. Base flow होने के बाद वो phi index, W index वगैरह से नहीं निकालते, तो base flow होने के बाद जो extra rainfall जिससे runoff बनता है वो होती है हमारी इफेक्टिव रेनफॉल इन हाइड्रोलॉजी। यहाँ पे इफेक्टिव और यूजफुल रेनफॉल का मतलब वो नहीं है जो रन ऑफ क्रिएट करता है। यहाँ पे इफेक्टिव या यूजफुल रेनफॉल का मतलब होता है जो क्या करता है, जो क्रॉप की ग्रोथ में यूजफुल पार्टिसिपेशन अपना देता है, ठीक है? उसको बोलते हैं यूजफुल और इफेक्टिव रेनफॉल। तो मान लीजिए वो P इफेक्टिव है यहाँ पे, और कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप इज CU, कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप इज CU। कंजम्पटिव यूज की कहानी मैंने आपको पहले ही बता रखी है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम अगले चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अब हमको ये बताना है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द फील्ड, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल। इसको मैं कह दूंगा CS, कि भाई उतना तो नहीं रहेगा ना, कुछ पानी आया, कुछ पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं C इंटू Q इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कमिंग, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये सब भी डेप्थ है, ये भी डेप्थ के टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, और ये भी इन टर्म्स ऑफ डेप्थ है, सब इन टर्म्स ऑफ डेप्थ है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय Q, डिवाइडेड बाय Q कितना कंज्यूम हो गया CU, कितना बाहर से आया P इफेक्टिव। तो ऐसे करके कॉन्सेंट्रेशन जो हमें सॉल्ट की मिलेगी सॉइल के सैंपल में, सॉइल के सैंपल में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, वो मिलेगी CQ बाय Q माइनस CU प्लस P इफेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 mm पानी डाला,
अब 10 mm पानी में से मान लो 3 mm जो है वो कंजम्पटिव यूज़ में चला गया और 6 mm की बरसात हो गई मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने जो डाला है पानी वो है, मान लो एक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की थी मान लो 150 मिलीग्राम पर लीटर, मल्टीप्लाइड बाय जो Q था, ये तो 10 mm ही था, 10 mm। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल कितना है, तो क्या करेंगे अब सिंपल इसको कर देंगे। C क्या है 150 मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 7 प्लस 6 13। तो ये mm ऊपर का नीचे का तो कट गया ना, आपके पास फिर से एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन निकल करके आ गई और कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 6 mm की रेनफॉल हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो गया हमारे पास 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 13, ये हो गया 115.38 मिलीग्राम पर लीटर। कम कैसे हो गया कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो हमारे इरिगेशन वाटर में ज़्यादा थी, डाइल्यूशन हो गया ना, कहाँ से हुआ रेनफॉल से हो गया, रेनफॉल से डाइल्यूशन हो गया, तो हर लीटर में सॉल्ट अब आपको कम दिखेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको आप नोट में डाल सकते हैं, इस पोर्शन को नोट में, ठीक है, लिख लेंगे नोट में। ऑल राइट, अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो होगा डिज़ाइन ऑफ सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम। सो नेक्स्ट इज आवर डिज़ाइन ऑफ सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम। तो सब समझ में आ रहा है अभी तक के सब क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, अभी तक क्लियर है, राइट। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं डिज़ाइन ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम होता है, क्या होता है, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम फील्ड के नीचे लगाए जाने वाले पाइप्स होते हैं जो कि ग्रेविटी पे वर्क करते हैं, ग्रेविटी ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ऐसे में अगर कोई एक सेक्शन हम फील्ड का काटेंगे और वहाँ पे पाइप्स दिखाएंगे तो आपको कुछ पाइप्स ऐसे दिख जाएंगे, एक पाइप ऐसे दिख जाएगा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ऐसे करके मल्टीपल पाइप्स हो सकते हैं। लेट अस सपोज कि हमने कोई एक सेक्शन काटा, 2D में हम देख रहे हैं, तो इन पाइप्स के बीच की जो स्पेसिंग है, लेट अस सपोज दैट स्पेसिंग इज S, दैट स्पेसिंग इज स्मॉल s, okay, and perpendicular to this board, perpendicular to your screen, there will be a slight angle in which they are placed। एक हल्का सा एंगल है ना, जैसे वॉशरूम्स में कैसे होता है, एक छोटा सा एंगल होता है कि भाई सारा का सारा पानी उस आउटलेट की तरफ जाता है। बहुत ज़्यादा एंगल होता है क्या, ऐसा कर लगता है क्या कि वॉशरूम में गए तो ऐसा लगता है क्या चढ़ाई करनी पड़ रही है, ऐसा होता है क्या, नहीं, है ना, बहुत ही लाइट एंगल होता है, बिल्कुल वैसे ही एंगल है। तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कह सकते हैं कि नहीं, कहते भी हैं। तो लेट अस सपोज दैट S is the longitudinal slope, longitudinal slope, capital S, and small s is what, center to center spacing between the drains, between the pipes। ठीक, हमारा जो डेटम है वो डेटम कहीं ना कहीं नीचे होगा दोस्तों, और वो होगा हमारा ये इस तरीके का इम्परमिएबल सरफेस। ये जो डेटम होगा कहीं ना कहीं नीचे होगा, इस तरह का कोई इम्परमिएबल सरफेस होगा। ये इम्परमिएबल सरफेस जो है ये कहीं ना कहीं जहाँ भी नीचे होगा, जो हमारा डेटम होगा सफिशिएंट डेप्थ पर होगा। हम हमारे ड्रेनेज पाइप की जो हाइट है, कहाँ से, इस पर्टिकुलर हमारे जो ड्रेनेज पाइप की हाइट है कहाँ से, इस पर्टिकुलर डेटम से हम कुछ मानेंगे, एंड दैट इज रिटन एज स्मॉल a। इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल a। टर्म्स को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, वो होता है स्मॉल a। उसके बाद एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं स्मॉल b। स्मॉल b क्या होता है, जब भी कभी जैसे बरसात होगी, ऊपर से पानी वगैरह आएगा या इरिगेशन होगा, तो क्या होगा, तब होगा ये कि वाटर जो होगा ना नीचे आएगा, और जो पानी इन ड्रेन्स के नज़दीक होगा,
जो पानी इन ड्रेन्स के नज़दीक होगा वो जल्दी जल्दी ड्रेन तक के पहुँचेगा, और जो पानी इन ड्रेन्स के दूर होगा उसको ड्रेन तक पहुँचने में समय ज़्यादा लगेगा। इन ड्रेन्स की वजह से इस जगह का वाटर टेबल फ्लैट हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। फ्लैट होता तब जब कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं होता, वाटर टेबल फिर एक फ्लैट सरफेस होता, लेकिन क्या अभी रह पाएगा एक फ्लैट सरफेस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस तरह का सरफेस आप इमेजिन कर पा रहे हो? कुछ सोच रहे हो कैसा रहेगा सरफेस? किस तरह का सरफेस रहेगा? वो सरफेस रहेगा कुछ ऐसा, वो सरफेस रहेगा कुछ इस तरीके का। ये देखो, ये हमारा ड्रेन है, वो सरफेस रहेगा कुछ ऐसा। ये देखो, ये किताब है मेरे पास, ठीक है, तो ये ड्रेन है सेंटर में, है ना। ड्रेन के पास का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से ड्रेन तक पहुंच सकता है, ड्रेन से जो दूर दूर का पानी है उसको पहुंचने टाइम लगेगा। तो वाटर सरफेस प्रोफाइल विल बी जस्ट लाइक एन ओपन बुक विच आई एम होल्डिंग राइट नाउ। तो वाटर सरफेस प्रोफाइल विल बी जस्ट लाइक दिस ओपन बुक विच आई एम होल्डिंग राइट नाउ, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो अगर ऐसी बात है तो अगर 2D में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2D में हमें कैसे दिखेगा? 2D में हमें दिखेगा ये इस तरीके से, ऐसा 2D में हमें ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग पूरे सिस्टम को एक होमोजेनस टाइप का सिस्टम मान लेते हैं, हर जगह सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल एंड ऑल, मतलब के परमिएबिलिटी को भी हमने कांस्टेंट मान लिया। के क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल दैट इज के, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जो कहते हैं बी। बी क्या होता है? बी होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ, बी होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम द डेटम, डेटम से मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल। मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल कितनी जा सकती है? क्योंकि अब वाटर टेबल आपको फ्लैट सरफेस नहीं दिखेगा, अब वाटर टेबल इस तरह का कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक ड्रेन की डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू क्या है? ये है डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ जैसे हम लोग सॉइल में करते हैं ना, मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, वैसे ही डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है। तो अगर सब कुछ होमोजेनस वे में चल रहा है, सिमेट्रिक कंडीशंस मेंटेन्ड है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इसकी कैपेसिटी क्यू डिस्चार्ज पास करने की इसी मोमेंट पे, तो जब इसमें क्यू डिस्चार्ज होगा तो Q/2 विल बी एंटरिंग फ्रॉम द राइट एंड अनदर Q/2 विल बी एंटरिंग फ्रॉम द लेफ्ट, इजंट इट? Q/2 विल बी एंटरिंग फ्रॉम द राइट एंड अनदर Q/2 विल बी एंटरिंग फ्रॉम द लेफ्ट। तभी जाके तो उसमें डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी Qi और ये पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है ना। एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ता है? एजम्पशंस तो लेने पड़ते हैं, है ना। एजम्पशंस कब लेते हैं? एनालिसिस को आसान करने के लिए या फिर एनालिसिस को सेफ करने के लिए। जैसे जब हम लोग एजम्पशंस लेंगे हमारे वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, तब हम वहाँ पे एजम्पशंस लेंगे एनालिसिस को मोस्टली सेफ करने के लिए, डिज़ाइन को और बेहतर बनाने के लिए एजम्पशंस लेंगे। मोस्टली वहाँ पे हमें इजी करने से मतलब नहीं होगा, यहाँ पे हमें रिलेटिवली इजी करना है कैलकुलेशंस को, बिकॉज देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स एट वर्क हियर, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग सर्टेन एजम्पशंस। दिस डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रेनेज कोएफिशिएंट। इसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज कोएफिशिएंट। एक टर्म है, एक ड्रेनेज कोएफिशिएंट करके, ये क्यू को ही कहा जाता है ड्रेनेज कोएफिशिएंट। तो कभी बोला जाए ना ड्रेनेज कोएफिशिएंट निकालो, तो अब समझना कि हम इसमें से क्यू को ही निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एस है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो जो Q/2 आ रहा होगा वो S/2 में से आ रहा होगा। तो यहाँ से S/2 में से आएगा Q/2 और दूसरी तरफ के S/2 में से आएगा दूसरा Q/2। तो S/2 एंड S/2 मतलब ऑब्वियसली पूरे डिस्चार्ज को रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा S ही, पूरे डिस्चार्ज को इस ड्रेन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्मॉल s ही होगा, वो स्मॉल s ही होगा, लेकिन S/2 Q/2 एंड S/2 Q/2 इस तरीके से होगा, इजंट इट? राइट। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कुछ अजम्पशंस। ये रहा हमारा कुछ सिचुएशन और अब मानते हैं कुछ अजम्पशंस। पहला
पहला एजम्पशन ये है कि हम इस पर्टिकुलर ड्रेन को डिज़ाइन करते हैं नॉट ओनली टू कैरी द वाटर ऑफ इरिगेशन बट टू कैरी द रेनफॉल डिस्चार्ज। ये एजम्पशन हमें और सेफ डिज़ाइन पे लेकर के जाता है। देखिए बात समझिए, इरिगेशन डिस्चार्ज काफ़ी कम होगा, रेनफॉल अगर मान लीजिए इसको हमने डिज़ाइन कर लिया है उस जगह की रेनफॉल को पास करवाने के लिए ताकि वाटर लॉगिंग हो ही ना। समझ रहे हो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पंथ दो काज वाली बात हो रही है। ये लगाया गया है एक जगह फील्ड में जो कि लीचिंग वाटर को तो निकालेगा ही इरिगेशन के दौरान, लेकिन जब कभी भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव रेनफॉल आएगी तो फसल को ख़राब होने से भी रोकेगा। क्यों? क्योंकि फसल ख़राब कैसे होती है? वाटर लॉगिंग की वजह से। अगर मान लीजिए वाटर लॉगिंग को हटा रहा है, ये यहाँ से पानी हटता चला जा रहा है फील्ड से इसकी मदद से, तो वाटर लॉगिंग को भी हटा दिया, तो फसल को इसने दूसरे तरीके से भी बचाया। तो ऐसे में पहला असम्पशन ये है कि द ड्रेन इज डिजाइंड टू पास 1% ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल इन वन डे। मतलब एनुअल एवरेज रेनफॉल जितनी भी है आपकी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर है, तो 1% ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल विल बी 1 सेंटीमीटर। तो दिस ड्रेन विल बी डिजाइंड फॉर पासिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन वन डे। एक ड्रेन, अगर एक ड्रेन इतना पास कर सकता है, फील्ड में तो बहुत सारी ड्रेन्स हैं तो वो तो बहुत सारा डेप्थ पास कर सकते हैं। तो अगर एक ड्रेन को आप एक सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल के लिए डिज़ाइन कर ले रहे हो तो बाकी और भी ड्रेन्स हैं यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? तो द ड्रेन इज डिजाइन टू पास 1% ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल इन वन डे। दूसरा, नॉट ओनली इरिगेशन वाटर, वी आर डिजाइनिंग इट फॉर रेनफॉल विच इज मोर डिस्चार्ज। सेकेंड, द ड्रेन इज अज्यूम्ड टू बी फुल। द ड्रेन इज assumed to be full at maximum discharge condition। at maximum discharge condition मतलब हम इसको ये मान के चलेंगे कि जब ये मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी कर रहा है तो ये ड्रेन में पानी पूरा भर गया है। ऐसे में पूरी डायमीटर जो है डेप्थ D पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है पानी ने। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें निकालना होता है हाइड्रोलिक रेडियस। What do you mean by hydraulic radius? Hydraulic radius is defined as wetted area by wetted perimeter। अगर हम ये assume नहीं करते तो हमारा एनालिसिस मुश्किल हो जाता दोस्तों। मुश्किल इसलिए हो जाता क्योंकि अगर हम इसका पार्शियल डेप्थ पे, अगर हम इसे पार्शियल डेप्थ पे डिज़ाइन करते यानी कि समवॉट लाइक दिस, तब प्रॉब्लम क्या आती? तब प्रॉब्लम ये आ जाती कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई ड्रेन इज अज्यूम टू बी 1/3 फुल, 2/3 फुल एट मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन, तब हमें यूज़ करना पड़ता हमारा पार्शियल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें फिर वेटेड एरिया ये, फिर वेटेड पेरीमीटर ये देता, ये होता वेटेड पेरीमीटर। और ऐसे में फिर हमें यूज़ करने पड़ते बहुत सारे हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, जैसा कि हम लोग हमारे सीवर्स में करने वाले हैं। हम लोग हमारे जब सीवर्स पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो सीवर्स में हम लोग हमारे हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस यानी कि जैसे कि स्मॉल p बाय कैपिटल P अल्फा बाय 360, स्मॉल a बाय कैपिटल A अल्फा बाय 360 माइनस साइन अल्फा बाय 2 पाई, ये सब यूज़ करते हैं वहाँ पर इधर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे बात समझिए, सीवर्स जो होते हैं ना, जो वेस्ट वाटर कैरी करते हैं, दे आर डिजाइंड इन दैट वे। Why they are designed in that way? Because they carry dirty water, and since that carries sewage which is dirty, so we should account for certain amount of fluctuations in the sewage। कि भाई अगर मान लो कभी बरसात हो गई बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ना हो कि ये गंदा पानी और साथ ही साथ बरसात का पानी सब घुल मिल के पूरा सिटी में क्या हो जाए, चोकिंग या ब्लॉकिंग कर दे। वैसे ही एक तो हमारे सिस्टम्स जितने भी हैं बहुत पुराने हैं, वैसे ही चोकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे सीवर्स जो भी नए बनाए जाते हैं, दे आर डिजाइन टू फ्लो एट अ पार्शियल डेप्थ, दे आर नॉट डिजाइन टू फ्लो एट द फुल डेप्थ। बिकॉज अगर कोई अननेचुरल डिस्चार्ज आ गया तो वी शुड हैव द कैपेसिटी टू अकोमोडेट दैट अननेचुरल डिस्चार्ज, अदरवाइज
अगर सीवेज और रेन वाटर दोनों मिक्सअप होकर ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि सीवेज ओवरफ्लो कर गया, सीवर लाइन ओवरफ्लो कर गया, तो देयर विल बी अनसैनिटरी कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट, एंड टू अवॉइड दैट ओनली वी डू लाइक दिस। बट यहाँ पे कोई सीवेज थोड़ी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सीवेज थोड़ी फ्लो हो रहा है, इसमें तो क्या है, इसमें तो नॉर्मल पानी ही है ना, और उसी को बाहर निकालना है सिस्टम से। तो बस इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये मान सकते हैं टू बी फुल एट मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन। इससे फ़ायदा ये होता है, आर की वैल्यू जो आती है वो आती है वेटेड एरिया दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4 बाय वेटेड पेरीमीटर दैट इज पाई डी, दैट इज पाई डी। सो इट बिकम्स सिंपली इक्वल टू डी बाय 4। अब यहाँ पे ये तीसरा एजम्पशन ये कि द फ्लो इज अज्यूम्ड, नॉट अज्यूम्ड, द फ्लो इज हैपनिंग अंडर ग्रेविटी, मैनिंग्स इक्वेशन इज अज्यूम्ड टू बी वैलिड। ओके, सो जो फ्लो वेलोसिटी हम निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फ्लो वेलोसिटी इज फाउंड बाय मैनिंग्स फार्मूला। मैनिंग्स फार्मूला इज फाउंड टू बी एप्लीकेबल बिकॉज वी नो राइट कि ओपन चैनल के लिए चेजीज फार्मूला भी होता है, मैनिंग्स फार्मूला भी होता है। यहाँ पे हम मैनिंग्स फार्मूला यूज करते हैं टू फाइंड आउट फ्लो वेलोसिटी, एंड दैट फ्लो वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। नाउ राइट नाउ वी नो r will be equal to d/4। ये जो v होती है ये क्या होती है, फ्लो वेलोसिटी, यू कैन से एवरेज वेलोसिटी इन द सेक्शन। ठीक है, ये कोई पॉइंट वेलोसिटी नहीं होती है, एवरेज वेलोसिटी सेक्शन की होती है। n क्या होता है, n होता है मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, मैनिंग्स रुगोसिटी और रफनेस कोएफिशिएंट, ये टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। r हाइड्रोलिक रेडियस हमने देख लिया, ठीक है, और s जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, कैपिटल S, ये जो ऊपर में दिखाया था वो है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो है ना ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वेलोसिटी वगैरह निकल जाएगा। ठीक है, अब ये असम्पशंस लेने के बाद, ठीक है, अब हम आते हैं हमारी इक्वेशंस पे। इक्वेशंस देखिए ज़रा, इक्वेशंस देखिएगा। इक्वेशंस जो यहाँ पे यूज़ होती है, ये इक्वेशंस हम लोग जो है ना डेरिवेशन करेंगे अभी नहीं, मेंस में। अभी यहाँ पे इस इक्वेशन के डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। अभी जो मैंने मेंस की बैच ली थी वहाँ पे मैंने इक्वेशन को डिराइव कर दिया, इसको हम लोग इक्वेशन को डिराइव करेंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिंग बिटवीन द टाइल ट्रेन्स एंड द ड्रेनेज कोएफिशिएंट, इनके बीच में एक्सप्रेशन निकालो, तो ये हो जाता है। डार्सीज लॉ अगर यूज़ करते हैं और वहाँ से, ठीक है, q इंटू डी वाई बाई डी एक्स ओरिजिन मानते हुए इसको, फिर उसके बाद x डिस्टेंस y डिस्टेंस, फिर एक प्रोफाइल पानी की, तो ऐसे करके वहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, तो इक्वेशन आ जाती है इंटीग्रेट करने के बाद। जैसे हम लोग बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में किए थे ना, वैसे ही कुछ है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट विल स्टडी इन मेंस में पढ़ेंगे उसको। तो इक्वेशंस में जो पहली इक्वेशन है वो है स्पेसिंग s इज गिवन बाय 4k/q इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4k/q इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। k जानते हो है ना, q जानते हैं, b और a भी जानते हैं, तो ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो होती है वो होती है q इज इक्वल टू, q क्या है हमारा ड्रेनेज कोएफिशिएंट, इज इक्वल टू 0.01 p बार। व्हाट इज p बार? p बार यही है, ड्रेन इज डिजाइन टू पास 1% ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल। इसी एनुअल एवरेज रेनफॉल को हम कहते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं p बार से। इसी एनुअल एवरेज रेनफॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं p बार से। ठीक है, ये दिखा रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पे ले आओ। तो q हो गया हमारा 0.01 p बार, मतलब 1% ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल in how many days? in 365 in one day, and मतलब 365 दिन की जो टोटल रेनफॉल है उसका 1% एक दिन में जाएगा। अच्छा, एक दिन में जाएगा तो कितने सेकंड्स एक दिन में? 24 into 60 into 60, that is 86,400 seconds in one day. But this unit is, remember, ये जो यूनिट होता है ये होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक ही बात है, या तो ये यूनिट कह दो या फिर ये कह दो, बात एक ही है। तो अब ये तो यूनिट किस में आ रहा है? ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो किस से मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ पे हमें उस क्यू डिस्चार्ज जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्यू डिस्चार्ज आ रहा है ये पूरी स्पेसिंग से, बिकॉज q/2 इज कमिंग फ्रॉम द राइट एंड q/2 इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, एंड देयरफॉर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिंग ऑल्सो, एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारी स्पेसिंग से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारी स्पेसिंग। तो 2D में जो हमने दिखाया है, तो 2D के एलिमेंट्स भी तो लेने पड़ेंगे। तो 2D में एलिमेंट्स कौन सा है? एक डेप्थ एलिमेंट है और एक स्पेसिंग एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 2D में एक डेप्थ एलिमेंट है कि कितनी डेप्थ की रेनफॉल आई,
और एक स्पेसिंग एलिमेंट है। एक एलिमेंट जो 2D में नहीं दिख रहा है वो है हमारा लेंथ वाला एलिमेंट, वो है हमारा लेंथ वाला एलिमेंट। और ऐसे में अब देखिए यहाँ पर वापस से कि अगर हमारा ड्रेन ऐसा लेंथ वाइज मैं दिखाऊं इस तरीके से, और इसकी लेंथ है L, और हमने ये जाना है 2D एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर सेक्शन में हमने ये जाना है कि जो डिस्चार्ज आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल q, है ना, 2D एनालिसिस करके। तो जो पूरा q डिस्चार्ज होगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो रही है, तो जो पूरा q डिस्चार्ज यहाँ से निकलेगा, जो पूरी ड्रेन से होगा, हर जगह से q आ रहा है, तो q विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स, L टाइम्स। सो जो टोटल डिस्चार्ज यहाँ से आएगा q इज इक्वल टू स्मॉल q इंटू L, क्योंकि हर यूनिट लेंथ में आपको यहाँ पे भी q मिलेगा, यहाँ पे भी q मिलेगा, पूरा डिस्चार्ज ना बाहर आएगा। तो ये पूरा डिस्चार्ज जब बाहर आएगा तो कैपिटल Q विल बी स्मॉल q इंटू L, इजंट इट। तो इस तरीके से आप कैपिटल Q निकाल सकते हैं, जो कि आपका थर्ड एलिमेंट, जब 3D में देखोगे तो आपका तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा, लेंथ वाला एलिमेंट, की लेंथ ऑफ द ड्रेन कितनी है। तो आपने डेप्थ तो ले ली, स्पेसिंग ले ली, जो 2D में डेप्थ गया, स्पेसिंग गया, और 3D में करने के लिए बिकॉज डिस्चार्ज इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम का तीसरा एलिमेंट इज द परपेंडिकुलर टू द बोर्ड वाला एलिमेंट, दैट इज द लेंथ। तो कैपिटल Q विल बी स्मॉल q इंटू L। जब कभी भी डिज़ाइन करना हो तो डिज़ाइन करने के लिए वो इक्वेशन बड़ी काम आ जाएगी दोस्तों। कैसे काम आ जाएगी, बिकॉज स्मॉल q इंटू L विल बी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी विल गिव यू द डिस्चार्ज, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू स्मॉल q इंटू L। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमको अगर q की वैल्यू मालूम है, लेंथ मालूम है, अगर बोलता है आप डायमीटर ऑफ दिस ड्रेन बताइए, तो डायमीटर ऑफ द ड्रेन क्या हो जाएगा, एरिया, वेटेड एरिया विल बी पाई d स्क्वायर बाय 4 बिकॉज ऑफ अवर assumption the drain is assumed to be full, and since the drain is full, area is pi d square by 4 as we discussed here. तो pi d square by 4 multiplied by velocity 1 by n r to the power 2 by 3 s to the power 1 by 2। अब बात समझिए कि अगर हमने बाकी सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिर्फ मान लो डायमीटर बचा है, तो वो डायमीटर हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कुछ इक्वेशंस का इस्तेमाल करके यहाँ से 1 2 3 इक्वेशंस आर देयर, 3 assumptions are also there, and there are certain terms like this. So this is all about our design of our subsurface drainage system. अब आप क्या करेंगे, आप ना पहले काम करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार दिखा दो पूरा, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ। तो ये लोग क्या करेंगे, अभी पॉज करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, क्योंकि अभी मैंने मना किया लिखने के लिए, पहले समझ लो बोला है, ठीक है। अब यहाँ से पॉज करके लिख लेंगे। अब आप इधर आ जाओ, अब यहाँ से आखिरी तक दिख रहा है पूरा, वहाँ से आखिरी तक दिख रहा है, ठीक है, मतलब आधा बोर्ड कवर कर रहा है, ठीक है, वहाँ से आखिरी तक दिख रहा है ना पूरा, हाँ। तो अब ये पॉज करके ये भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ऑल राइट, तो ये हमने दिखा दिया बोर्ड में। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। वर्कबुक ओपन करेंगे, वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों वर्कबुक में ओपन करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन अ सबसरफेस पाइप ड्रेनेज सिस्टम it is desired to keep the highest level of the water table at 1.5 meter below the ground surface। बोल रहा है कि ग्राउंड सरफेस से आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर टेबल कितना रखना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर टेबल 1.5 मीटर ही रखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, B मिलेगा, अगर आपको ये पता रहे कि ये ऊपर से नीचे तक की पूरी हाइट कितनी है, ठीक है। उसके बाद द डेप्थ ऑफ इम्परवियस लेयर फ्रॉम द लैंड सरफेस इज 10 मीटर। द डेप्थ ऑफ इम्परवियस लेयर, ये जो है फ्रॉम द लैंड सरफेस, ये बी की वैल्यू है 10 मीटर, ठीक है। बी की वैल्यू नहीं, सॉरी, पूरी डेप्थ है 10 मीटर, तो बी की वैल्यू हो गई 10 माइनस 1.5, दैट इज 8.5 मीटर,
ठीक है, 8.5 मीटर। इसके बाद है डेप्थ ऑफ द ड्रेन बिलो द लैंड सरफेस इज 2 मीटर। तो डेप्थ ऑफ द ड्रेन बिलो द लैंड सरफेस मतलब दिस वन, इसकी बात हो रही है, लैंड सरफेस से नीचे डेप्थ ऑफ द ड्रेन दैट इज 2 मीटर एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू 8 मीटर। ए इज इक्वल टू 8 मीटर। द मीन एनुअल रेनफॉल इन द एरिया इज 96 सेंटीमीटर, यानी कि पी बार इज गिवन एज 96 सेंटीमीटर and the coefficient of permeability K is 6 into 10 to the power minus 6 meter per second. Find the spacing of the drain pipes. Find the spacing यानी कि S spacing आपको निकालना है, ठीक है। हम वो फॉर्मूला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं क्या, S is equal to 4K by Q into B square minus A square। सब कुछ तो नोन है लेकिन Q अननोन है कि नहीं, Q निकालना पड़ेगा। अच्छा, Q के लिए हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, कौन सी, Q इज इक्वल टू 0.01 P बार बाई 24 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई S। अब क्या कर सकते हैं, Q को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे Q को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 4K बाय 0.01 P बार इंटू S, दिस इज 24 इंटू 60, ठीक है। और ये हो गया मल्टीप्लाइड किससे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। तो ये एस जो नीचे से है ये बन जाएगा एस स्क्वायर, है ना। और ये जो एस स्क्वायर है ये यहाँ से हम ले लेंगे इसका रूट, तो ऐसे करके स्पेसिंग आ जाएगी, दैट्स इट। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 4K 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 गिविंग यू रूट ओवर 2.0736 इंटू बी स्क्वायर इज 8.5 का स्क्वायर कर लेते हैं कैलकुलेट। 8.5 इंटू 8.5 माइनस 64 दैट इज गिविंग अस 8.25। तो यह आया 8.25 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू पी बार यानी कि हमारा ये, तो ये पी बार है 96 सेंटीमीटर है ना, 0.96 मीटर करिए उसको, तब जाके ये पूरा ये आएगा ना मीटर स्क्वायर में। तो रूट के बाहर मीटर स्क्वायर निकलेगा तो आपको मिलेगा डायरेक्टली मीटर में। तो ठीक है, 8.25 इंटू 2.0736 एंड देन डिवाइडेड बाय 0.96 डिवाइड बाय 0.01 एंड देन रूट ओवर दिस वैल्यू गिविंग अस 42.21 मीटर। 42.21 मीटर मतलब स्पेसिंग बिटवीन दीज ड्रेन शुड बी 42.21 मीटर। अगर हमें बताता कि लेंथ ऑफ वन ड्रेन इज दिस मच, तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लगा लेते, इस तरह के एक्सप्रेशन को यूज करके हम डायमीटर ऑफ दिस ईच ड्रेन भी निकाल सकते। अगर बोलता कि मान लो मैं क्वेश्चन बना देता कि लेंथ ऑफ द ड्रेन इज लेट अस सपोज 30 मीटर लेंथ ऑफ द ड्रेन है, तो ठीक है 30 मीटर लिख देते यहाँ पे, Q की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेते। अब S तो पता चली गया, Q भी निकल जाता, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में सब कुछ पता ही है, पुट कर देते। अच्छा, उसके लिए फिर उसको वो भी देना पड़ता, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की स्लोप पे उसको इंस्टॉल किया गया है वो भी दे देता, वहाँ से डायमीटर निकाल लेते, है ना, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट की वैल्यू को भी पुट करके। तो ऐसा भी किया जा सकता है, क्वेश्चन को मतलब आगे भी बढ़ाया जा सकता है, पॉइंट ये है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिज़ाइन ऑफ सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम। एक बार ये दिखा दो यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ठीक है, वो दिखा दो, तब तक इसको रब कर देता हूँ मैं। ऑल राइट, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे ऑफ आवर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं। द लास्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। अभी तक हम किसको क्लासिफाई किए थे, इरिगेशन वाटर को क्लासिफाई किए थे। अब किसको क्लासिफाई करेंगे, जो सॉल्ट से अफेक्टेड सॉइल है, हम सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को क्लासिफाई करेंगे दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, ऐसे में हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं सॉइल के। ज़मीन में जो मिट्टी है, सॉइल है, हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं अब।
तो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल. तो देर आर 3 classifications which are given, and these classifications are based upon, ये जो classifications होते हैं ना, these are based upon electrical conductivity in micromho per centimeter, and it is also based upon the relative proportion of sodium ions. You can also say the sodium percentage exchangeable sodium ions, percentage exchangeable Na positive ions, and the pH. ये जो 3 टर्म्स मैंने लिखी हैं, देखिए क्लासिफिकेशन मैं कह रहा हूँ कि हम कर रहे हैं सॉइल का. ये जो क्लासिफाई करने के लिए हमने जो तीनों टर्म लिखी हैं, वो तीनों टर्म लिखी हैं पानी के रिस्पेक्ट में. तो ये चल क्या रहा है, देखिए हमारा पर्पस यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स जैसे नहीं है कि हम यहाँ पे क्लासिफाई करें सॉइल को, सिल्टी क्ले है कि क्लेई सिल्ट है, सैंडी क्ले है कि क्लेई सैंड है. ये सब हमारा पर्पस नहीं है. हमारा पर्पस है कि ये इरिगेशन या क्रॉप की ग्रोथ कराने के लिए ये सॉइल सूटेबल है या नहीं. इसको जज करने के लिए तरीका होता है, सैम्पलिंग होती है. सैम्पलिंग कैसी होती है? सैम्पलिंग इस तरीके से, जैसे सॉइल का मास है, दिस इज द सॉइल मास अंडर कंसर्न राइट नाउ. व्हाट हैपेंस इज वी टेक अ सैंपल ऑफ दिस सॉइल and then we extract water from that soil. We take the sample of this soil and we extract the water, whatever be the water, we compress it and we extract water from that soil. And then the water characteristic will tell us what is actually the soil characteristic. So when we say we are classifying the soil, we are actually analyzing the characteristics of water present in the soil, that how much is its pH, how much are the percentage exchangeable sodium ions, electrical conductivity, and obviously based upon that we get the classification of soil. The soil is classified into 3 categories, and those categories are alkaline soil. पहले हम लोग लिखते हैं सिंपल, हम लोग लिखते हैं सलाइन सॉइल, पहले सलाइन सॉइल, फिर लिखते हैं सलाइन अल्कलाइन सॉइल, सलाइन अल्कलाइन सॉइल, एंड देन अल्कलाइन और ब्लैक अल्कली और सोडिक सॉइल. इन 3 कैटेगरीज में इसको हम डिफाइन करते हैं. देखिए सलाइन सॉइल को हम एक और नाम से जानते हैं, और सलाइन सॉइल को, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना नीचे ब्लैक अल्कली सॉइल, वैसे सलाइन सॉइल को वाइट अल्कली सॉइल भी कहा जाता है. वाइट अल्कली, ब्लैक अल्कली, आप डिफ्रेंशिएट तो समझ ही कर ही पा रहे होंगे कि वाइट अल्कली जो NaCl और Na2SO4 की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होगी, ब्लैक अल्कली मतलब Na2CO3 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. ऑल राइट. तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस सॉइल के लिए होती है ग्रेटर दैन 4000 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर. सलाइन अल्कलाइन सॉइल के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर दैन 4000, लेकिन अल्कलाइन, ब्लैक अल्कली या सोडिक सॉइल्स को कहते हैं उसके लिए होती है लेस दैन 4000. परसेंटेज एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस होते हैं यहाँ पे लेस दैन 15%, यहाँ पे होता है ग्रेटर दैन 15 एंड ग्रेटर दैन 15. pH जो होता है ये होता है इस सॉइल में जो प्रेजेंट पानी होता है उसके लिए लेस देन इक्वल टू 8.5, इसके लिए लेस देन इक्वल टू 8.5, बट यहाँ के लिए होता है 8.5 से लेकर के 10, 8.5 से लेकर के 10. इस तरीके से हम लोग किसको क्लासीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सॉइल को क्लासीफाई कर रहे हैं. किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दैट सॉइल. वाटर में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं. जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमारे पानी में रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, परसेंटेज ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस एंड pH. अब कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग
अगर मान लीजिए सलाइन सॉइल कहला रहा है, तो सलाइन सॉइल मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में NaCl और Na2SO4 ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहेंगे सलाइन सॉइल। इसमें Na2CO3 बहुत कम है। इसी वजह से आप समझ रहे हो ना, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूबल ज़्यादा नहीं होता पानी में। ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होने की वजह से ही तो उसकी लीचिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब ऐसे वाले सॉइल को, और आप क्या करो, एक्सट्रीम्स को कंपेयर कर लो। मैं पहले बताता हूँ, पहले समझा देता हूँ कि इसको कैसे समझना है आपको, फिर मैं आपको इसको टेबल को याद करने का मस्त तरीका बताऊँगा, ठीक है, याद भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे सलाइन सॉइल, ठीक है, और ये अल्कलाइन या ब्लैक अल्कली या सोडिक सॉइल। ये कैसा सॉइल है? ये वैसा सॉइल है जिसमें Na2CO3 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब इसके सरफेस पे, इस तरह के सॉइल के सरफेस पे किस तरह का एफ्लोरेसेंस होगा? ब्लैक। और इस तरह के सॉइल पे, पहले वाले सॉइल पे कैसा फ्लोरेसेंस होगा? वाइट। ठीक है, अगर ऐसे सॉइल की बात करूं मैं जिसमें कि जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसके सैंपल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उन आयंस की वजह से होती है जो मोबिलाइज कर पाते हैं और पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जेस में डिसोसिएट कर पाएँ। जो घुल ही ना पाए, जो डिसोसिएट ही ना कर पाए, जो चार्ज ही ना ले पाए, ऐसे वाले कंपाउंड्स क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम कर देंगे पानी की? यस, कम कर देंगे। वैल्यू तो आपको याद रखनी है, रटनी है, वो तो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन ऐसा इसका ज़्यादा क्यों और इसका कम क्यों, ये तो समझ सकते हैं। इसका ज़्यादा क्यों और इसका कम क्यों, ये तो समझ सकते हैं। तो इसका ज़्यादा इसीलिए क्योंकि इसमें ऐसे आयंस हैं जो ज़्यादा आयोनाइज कर रहे हैं, इसी कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा मिल रही है। इसमें आयंस नहीं बन पा रहे हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जा रही है। और बीच में सॉइल है जिसमें दोनों तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दोनों तरीके का सॉल्ट प्रेजेंट है, वाइट अल्कली वाला भी और ब्लैक अल्कली वाला भी, तो इसके लिए भी वैल्यू है। अब ये जो है ना, ये जो सलाइन अल्कलाइन सॉइल की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही लाई करेगी, कहीं ना कहीं इनके बीच में। और ये तो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ये क्लासिफिकेशन एज पर कौन है? एज पर वही चल रहा है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च कर करके वैल्यूज लाई गई। लेकिन एग्जाम के लिए आप ये समझ सकते हैं कि किसकी वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी और कम होगी। ये परसेंटेज एक्सचेंजेबल सोडियम आयन कोई नहीं बताता है कि कैसे होगा करके। जो लोग फील्ड में कर किए हैं इसका काम, वही लोग बता पाएंगे कि परसेंटेज एक्सचेंजेबल सोडियम आयन्स क्या है। ये परसेंटेज एक्सचेंजेबल सोडियम आयन है विथ रिस्पेक्ट टू जिप्सम एडिशन। आप जब जिप्सम ऐड करते हैं तो जिप्सम ऐड करने पे क्या करता है? जिप्सम रिएक्शन करता है, किसके साथ करता है? Na2CO3 के साथ करता है। तो कितना एक्सचेंजेबल सोडियम आयन है? अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि सॉइल में अगर मान लो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है और सोडियम सल्फेट ज़्यादा है, तो अब ऐसे में जिप्सम डालने पे क्या एक्सचेंज करेगा? क्या बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही आयोनाइज्ड है। अगर पहले से ही आयोनाइज्ड है तो परसेंटेज ऑफ एक्सचेंज करने लायक सोडियम एटम्स जो होंगे वो कम होंगे, इसी कारण लेस देन 15। अगर हम इस सॉइल की बात करें जिसमें कि Na2CO3 ज़्यादा है, जो घुलता नहीं है अच्छे से, जो डिसॉल्व नहीं होता ठीक से, तो ऐसे सॉइल में अगर जिप्सम डालेंगे तो हमें जो परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस एक्सचेंजेबल मिलेगा, एक्सचेंज करने लायक, वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक्सचेंज होगा, यहाँ से एक्सचेंज होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि सॉल्ट पहले ही डिसोसिएटेड है, पहले से ही आयोनाइज्ड फॉर्म में। समझ रहे हो बात को? तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। Na2CO3 के लिए परसेंटेज एक्सचेंजेबल सोडियम आयन जब जिप्सम डालेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। जिप्सम डाला भी इसलिए जाता था ताकि इस तरह के सॉइल में जो सॉल्ट प्रेजेंट है, कैसा Na2CO3 जैसा, उसको डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो इसमें वो चीज़ ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस। अब इसका pH कम, इसका pH ज़्यादा क्यों? इसका pH लेस देन इक्वल टू 8.5 क्यों? इसका pH 8.5 से 10 क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कार्बोनेट प्रेजेंट है, Na2CO3। Na2CO3 जब भी जिप्सम डालने के बाद रिलीज करता है कार्बोनेट आयंस, ये कार्बोनेट फिर क्या करते हैं? पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और इक्विलिब्रियम में आते हैं। यहाँ से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कार्बोनेट प्लस वाटर एंड इट गिव्स बाइकार्बोनेट प्लस OH माइनस आयंस। ये इक्विलिब्रियम में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जिप्सम डालते हो तो जिप्सम डालने से pH बढ़ता है सिस्टम का,
क्यों बढ़ता है? क्योंकि जिप्सम डालने से Na2CO3 ये घुलने लगता है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन होता है। किसमें? Na2CO3 कन्वर्ट होता है। पिछली रिएक्शन आपको पता है Na2SO4 में, और जब वो Na2SO4 में कन्वर्ट हुआ और फिर डिसॉल्व हो गया, है ना, और CaCO3 भी डिसॉल्व हो गया, तो कार्बोनेट सिस्टम में बहुत सारा आया। जो पहले यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, अब वो कार्बोनेट डिसॉल्व फॉर्म में आ गया। जब वो डिसॉल्व फॉर्म में आ गया तो पानी के साथ वो इक्विलिब्रियम में आता है और रिलीज करता है OH- आयंस। जैसे जैसे OH- आयन रिलीज होते हैं वैसे वैसे pH सिस्टम का बढ़ता है। जैसे जैसे OH- आयन रिलीज होते हैं वैसे वैसे pH सिस्टम का बढ़ता है। मोर ऑन दैट इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। कैसे होता है, क्यों होता है, वाटर बफर सॉल्यूशन क्यों होता है, क्या होता है इसका रेट कांस्टेंट, तो ये कैसी होती है रिएक्शंस, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डेप्थ में। यही सब तो करना रहता है वहाँ पे, है ना, हमारे कौन से वाले चैप्टर में? वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वाले चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। तो ठीक है, तो pH यहाँ पे बढ़ गया और यहाँ पे pH रिलेटिवली कम है। तो देखिए वैल्यूज तो आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये रिसर्च पे बेस्ड है, लेकिन कम क्यों है ज़्यादा क्यों है ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। और ये वाला जो है सलाइन अल्कोलाइन, ये दोनों का मिक्सचर है, तो इसके लिए वैल्यूज जो होंगी कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करेंगी। अब ये टेबल को अगर याद करना है तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको ये तो याद हो गया, 3 पैरामीटर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, परसेंटेज एक्सचेंजेबल सोडियम आयन और pH। ग्रेटर है, लेस है, क्या है, तो कैसे याद करोगे? मेरे को ऐसे याद है, मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद कर लिया था। भाई देखो, याद हो जाना चाहिए, कैसे भी याद करो फर्क नहीं पड़ता है, बस दिमाग में घुस जाना चाहिए। ठीक है, दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए। कैसे घुसाओगे? ये देखो, ग्रेटर ग्रेटर लेस लेस, ग्रेटर ग्रेटर लेस लेस, ऐसा है। देखो सिंपल है, ये ग्रेटर साइन, लेस लेस, ग्रेटर ग्रेटर लेस लेस, ऐसा है। अब इसमें इक्वल टू तो रखना ही है। ठीक है, तो इतना तो हम ध्यान रख ही सकते हैं। बाकी ये देखो पूरा टेबल बड़ी आसानी से याद हो गया। याद रखना, ग्रेटर ग्रेटर लेस लेस, ग्रेटर ग्रेटर लेस लेस, और फिर ये हमारी एक वैल्यू 8.5 से 10। ठीक है, इसी पे बेस्ड वर्कबुक में एक सवाल है। वर्कबुक का क्वेश्चन देखो, और ऐसे ढेरों न्यूमरस ऑब्जेक्टिव्स यू विल बी गेटिंग इन वेरियस एग्जामिनेशंस। वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अ सैंपल हैज़ एन एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ 16%। 16% मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, सलाइन सॉइल तो नहीं हो सकता, या तो सलाइन अल्कलाइन होगा, या तो अल्कलाइन ब्लैक अल्कली, या फिर सोडिक सॉइल होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज 3.2 मिलीमो पर सेंटीमीटर। हमारा यूनिट क्या है? माइक्रोमो पर सेंटीमीटर। कन्वर्ट करिए तो 3.2 मिलीमो, मिलीमो मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻6। तो हम कह सकते हैं क्या कि 3200 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर हो गया। वो माइक्रोमो 10⁻6 में चला जाएगा। ठीक बात है ना? तो 3200 कहाँ पे हुआ? लेस देन 4000 में चला गया कि नहीं? लेस देन 4000 में चला गया है, तो ये भी हट गया। अब बचा क्या अपने पास? ये बचा। और pH तो दे ही रखा है। pH कितना है? 9.5, जो कि 8.5 से 10 के बीच में है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल विल बी विच वन? अल्कलाइन सॉइल और ब्लैक सॉइल, ब्लैक अल्कली सॉइल, और सोडिक सॉइल जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा न्यूसेंस कॉज करता है, उसको हम कहते हैं सोडिक सॉइल। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट दिस होल चैप्टर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 2। नाउ फ्रॉम लेक्चर नंबर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। थैंक यू सो मच।